मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो स्यूडो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं इनको, या स्यूडो केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो पहले स्यूडो केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। जब बेटा रिएक्शन रेट जो है वो एक्चुअली द स्यूडो रिएक्शंस आर कॉल्ड एज आर सच रिएक्शंस विच अपीयर्स टू बी हायर ऑर्डर बट एक्चुअली दे फॉलो द लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स और लोअर ऑर्डर रिएक्शंस। उनको हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोज रिएक्शंस विच अपीयर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर्स बट एक्चुअली फॉलो द लोअर ऑर्डर रिएक्शन, उसको हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। सिमिलरली आपके पास स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शंस अगर हमने डिस्क्राइब करना हो तो क्या बोलेंगे? रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच एक्चुअली सीम्स टू बी appears to be a first order reaction but under certain conditions become reactions of uh, uh, रिएक्शंस ऑफ अदर ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस। मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम बोलेंगे रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बट अंडर सर्टेन कंडीशंस और फर्स्ट ऑर्डर, अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। उनको हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। मतलब कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखने में तो वो लगते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, बट वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते हैं, वो अदर ऑर्डर रिएक्शंस के होते हैं, तो उनको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। उसमें कंडीशंस होती हैं, वो चीज़ आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बेटा। यहाँ एग्जांपल है इथाइल एसीटेट। क्या है? इथाइल एसीटेट CH3, कलर चेंज कर लेते हैं, CH3COOC2H5, दिस इज इथाइल एसीटेट। अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो हमारे पास बनता है इसमें बेटा एसिटिक एसिड बनता है CH3COOH प्लस आपके पास बनता है इथाइल अल्कोहल। तो ये आपके पास जो है वो दिस जो रिएक्शन है, अब इसमें डिपेंड करता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर यहाँ पे मैं कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जो है, मतलब आप वाटर जो है वो कम लेते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, तब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होगा। बट अगर आप लार्ज एक्सेस में लेते हैं वाटर, पूछा भी जाता है लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर लेते हैं आप, तो आपके पास जो है, क्योंकि अब देखो जो रिएक्शन रेट होगा उसके वो डिपेंड करेगा चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ योर इथाइल एसीटेट। क्यों? क्योंकि वाटर का जो कंसनट्रेशन है दैट इज़ लार्ज एनफ, क्योंकि उसकी चेंज में, उसमें जो आपकी जो चेंज होगी उसका प्रैक्टिकली वो जो अनचेंज्ड ही मानी जाएगी। मतलब उसकी कंसंट्रेशन इतनी स्मॉल चेंज होगी कि उसको आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो सच ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अगर आप इसमें जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो स्मॉल अमाउंट लेते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर स्मॉल लेते हैं, तब तो ये ऑर्डर जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। बट अगर लार्ज एक्सेस लेते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है, तो ये ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कैसा होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5 एंड H2। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्योंकि लार्ज एक्सेस है तो इट इज इक्वल टू 1, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड अपॉन द ओनली रेट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक इथाइल एसीटेट। ओके, तो इन ऐसे रिएक्शंस को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप जो है वो जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर करते हैं, मतलब चीनी डालते हैं, आप चीनी में पानी डालते हैं। अब सपोज आपने चीनी जो है वो ली हुई है, आधा कप चीनी ली हुई है, या आप सोच लो कि 4 चम्मच चीनी ली है और उसमें पानी डाला है, तो उसमें क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो नॉट वेरी एक्सेस बट इट इज़ लिमिटेड। बट आप जो है मतलब जो इतना 5% कंसंट्रेशन कर देते हैं, अब पानी जो है बहुत ज़्यादा डाल देते हो, लार्ज एक्सेस में डालते हो, बाल्टी में 1 चम्मच चीनी डाल दिया, तो उसमें जो है वो जो रिएक्शन रेट है, जब इनके बीच में रिएक्शन होगा, तो जो रिएक्शन रेट है टोटली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ योर शुगर नॉट ऑन द वाटर। तो सच रिएक्शंस आर नोन एज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ ये क्योंकि इट एक्चुअली it is actually seems to be a second order reaction, but the actual reaction जो है वो क्या कैसा काइनेटिक्स फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको पता है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता है, तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास है बेटा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के बारे में बहुत थोड़ा सा हमने पढ़ा था, बट हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। बट इज कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी एंड ओरिएंटेशन बैरियर टू द रिएक्शंस। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी जो है, कोई भी रिएक्शन जो है वो उसको होना है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट।
ठीक है। तो रिएक्टेंट जो हैं उनको आपस में जो है उनके जो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं आपके रिएक्टेंट्स के, दे मस्ट कोलाइड विद अनदर। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं उसके आपस में जो है कोलाइड, आपके आपस में जो एटम और आयन जो है कोलाइड करने चाहिए, ये तभी वो रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब दैट मीन्स तभी वो रिएक्शन जो है वो होता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कोलिजन थ्योरी है, दिस रिएक्शन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके जो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, दे आर अज्यूम्ड टू बी अ हार्ड स्फेरिकल्स, मतलब गोले गोले से, मतलब स्फेरिकल शेप से बन जाती है। और इसमें जो है वो जो आपके पास जो कोलिजन थ्योरी है ये बोलती है कि जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, दैट टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। Number of collision that takes place per second and per unit volume, the reaction mixture is known as a collision frequency। तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उसको collision frequency बोलते हैं। collision frequency थोड़ा theoretical है बेटा ये ज़्यादा, तो इसको सुनना है आपने फ्रीक्वेंसी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है। तो अब क्या है बेटा कि अगर आपके पास ये जो जैसे कोलिजन है, और कोलिजन जो है हमारे पास जो है वो आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी, अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है, वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है और नॉर्मली वेरी हाई होती है। क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत हाई होती है। इसका मतलब है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, अगर गैसियस सिस्टम है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब हम बोलते हैं कि बाइनरी कोलिजन, तो बाइनरी कोलिजन जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका गैसियस सिस्टम है, दो एटम जो है एट ए टाइम मॉलिक्यूल जो कोलाइड करेंगे, तो वो जो है गैस मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे स्कैटर्ड हैं, तो एट ए टाइम जो है वो क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करेंगे, तो उसका जो बाइनरी कोलिजन्स है जिसको बोलते हैं दो मॉलिक्यूल और दो एटम, वो है 10⁻25 टू 10⁻28 इतना। ठीक है ना, इतना हाई जो है वो बाइनरी कोलिजन्स है। और अगर मतलब सारे के सारे कोलिजन अगर इफेक्टिव होते हैं, इफ़ दे ऑल वर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड इन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और इन शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाना था रिएक्शंस को, अगर ये बाइनरी कोलिजन जो है सारे के सारे जो हैं वो प्रोडक्ट में, मतलब कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि दो एटम आपस में कंबाइन करेंगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मतलब है ना, तो दैट इज दो एटम आपस में, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करें, दैट इज आपकी कोलिजन थ्योरी। ओके। तो इसमें जो है वो अगर ऐसा होता बोलता तो आपके पास बाइनरी कोलिजन जो है किसी गैसियस सिस्टम में जो है इट इज़ क्वाइट हाई, और उसका जो रेट है दैट इज़ योर 10⁻25 टू 10⁻28 इतना जो है इसका जो है वो रिएक्शन रेट है। ठीक है। तो ओके बेटा, हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे थे कि अगर आपके पास जो है वो, फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन जो है टेम्परेचर प्रेशर पे जो है वो जो अगर गैसियस सिस्टम है तो उसमें जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर बाइनरी कोलिजन जो है वो 10⁻25 से लेके 10⁻28 इतनी जो है वो होगी। तो अगर ऑल कोलिजन जितने भी थे वो इफेक्टिव होंगे, तो मतलब जितने भी आपके पास रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कि जब ये वाला जो एटम है इसके साथ कोलाइड करेगा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला एटम किसी के साथ या इससे के साथ या इसके साथ कोलाइड करा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो उसमें क्या होगा कि आपके पास वो मतलब रिएक्शन शुड बी, इन दैट केस रिएक्शन शुड बी वेरी फास्ट, है ना। बट इट इज़ नॉट एक्चुअली हैपेंड। रिएक्शन जो है वो, सम रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं, कुछ जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो और जितने भी कोलिजन्स होते हैं, जो इतने सारे कोलिजन हुए, वो सभी के सभी जो हैं वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते? वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते हैं, वो दैट ऑल नॉट इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। मतलब वो सारे के सारे जो कोलिजन हैं वो आपके पास प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो उसको वो रीज़न है कि आपके पास बाइनरी कोलिजन तो बहुत ज़्यादा है, बट जो आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो कैसा है, स्लो है। ठीक है, मतलब नॉट दैट वेरी फास्ट। तो इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, मतलब कोलिजन विच इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस प्रोडक्ट। जो कोलिजन है वो एक्चुअली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और इसके रिजल्ट से केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है। और इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए जो मतलब आपके पास जो रिएक्शंस को होने के लिए जो है दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। दैट इज योर फर्स्ट बैरियर है आपके पास एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। और दूसरा आपके पास है ओरिएंटेशन बैरियर। तो पहले एनर्जी बैरियर की बात कर लेते हैं कि जब आपके पास रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनको इफेक्टिव कोलिजन बनाना है, मतलब ये जो आपके एटम्स हैं, ये जो आपके एटम्स हैं
ये जब मूव कर रहे हैं ये, तो इनमें क्या होगा, ये कोलिजन कब इफेक्टिव होगा, जब इन कोलिजन इस इन एटम्स के पास जो है वो इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि जो पुराने बॉन्ड टूटेंगे उसमें, ठीक है ना, इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि केमिकल बॉन्ड टूटेंगे और रिएक्शन आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। दैट मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to any reactants to any minimum amount of energy है which is required by the colliding molecules must possess, जो कोलाइडल मॉलिक्यूल के पास जो है पक्का होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। वही एनर्जी की बात हमने पहले भी करी थी कि हर एटम के पास उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो आपस में कोलाइड करें, और कोलाइड होने के बाद उनका जो कोलिजन है वो इफेक्टिव हो, मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं दैट एनी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड पोजेस, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। दूसरा आपके पास है बेटा ओरिएंटेशन बैरियर। कैसा है ओरिएंटेशन बैरियर? ओरिएंटेशन बैरियर क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर क्या है बेटा, कि जैसे एनर्जी तो मान लिया आपके पास जो है वो एटम के पास, मॉलिक्यूल के पास जो है वो एनर्जी सफिशिएंट है, बट वो आपस में कोलाइड तो प्रॉपर करे, ओरिएंटेशन तो उनकी प्रॉपर हुई, अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो दैट कोलिजन शुड नॉट बी इफेक्टिव कोलिजन। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास NO2 गैस को के साथ को कंबाइन होना है, NO2 गैस मतलब गैस मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके इनका बनना है डाइमर। डाइमर मतलब होता है सेम ही एटम का जो है वो सेम ही मॉलिक्यूल कंबाइन करके जो है दो का पेयर बना दिया तो डाइमर बना। तो इसमें डाइमर कब बनेगा, जब ये एटम आपस में जो है वो प्रॉपर, इनमें एक तो होगा कि इनकी दे शुड पोजेस द थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए दैट ब्रिंग्स अबाउट द इफेक्टिव कोलिजन। और दूसरा इनकी जो ओरिएंटेशन है आपस में ये किस तरह से जो है वो एक दूसरे के इंटरेक्ट में आते हैं वो भी डिपेंड करता है। तो उसको मैं एक फिगर के साथ समझाऊंगी आपको। जैसे लेटर सपोज आपके पास जो है मैंने ये बनाया इसका NO2 का एक मॉलिक्यूल, ये आपके पास जो NO2 बना दिया मैंने सपोज, ये इस तरह से क्योंकि बाई मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे N हो गया, ये O हो गया, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो है वो ये इस तरह से, और ये इसी तरह से मोटा सा बनाना है ऐसे, और ये ऐसे है, और ये ऐसे, तो ये O हो गया, ये नदर मॉलिक्यूल ऑफ NO2 है। तो मॉलिक्यूल जो आपस में अप्रोच हो रहे हैं बेटा, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में अप्रोच करे, तो अगर ये इस तरह से अप्रोच होते हैं लाइक कि इनका जो है जिनके बीच में बॉन्ड बनना है वो अपने आप आमने सामने है, ठीक है, तब तो जो है वो दैट कोलिजन जो है इफेक्टिव होगा। पर अगर आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में कोलाइड करे कि उनका जो है वो उनके जो है जिनके बीच में बॉन्ड बनना है वो अगर आपस में जो है वो सामने सामने नहीं आए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जैसे ये दोनों जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना है, तो ये आपस में बिल्कुल आमने सामने आए तो इनके बीच में जो है कोलिजन होगा इफेक्टिव। तो ये वाला जो है वो इट विल लीड्स टू अ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आपस में जो है इस तरह से बन गए, तो इनके आपस में जो है इनकी जो है वो इस तरह से ओरिएंटेशन हुई, तो ये इस तरह से आपके पास NO2O4 बन जाएगा। तो ये आपके पास N2O4 बन गया, ठीक है। तो इसमें मतलब ये रिएक्शन जो है दिस ओरिएंटेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इसमें जो है वो बन गया आपके पास, ठीक है। तो अब दूसरा, अगर सपोज आपका मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से आपस में अप्रोच में आए, ओरिएंट करे, ठीक है ना, तो इनके बीच में जो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जैसे ये N है, ये O है, और आपके पास इसका जो है वो जब भी आपस में पास आए तो इनमें जो है इस तरह से जो है वो N इधर है और O जो है इसके सामने आया, ये इस वाले के सामने जो है O आया। तो इसमें क्या है आपके पास जब मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आएंगे तो इनका जो कोलिजन है वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जिन जिन के बीच में जो बॉन्ड बनना है वो आपस में वो नहीं है। दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है उसके बीच में आ गई, तो इस तरह से इसके बीच में जो है वो जो है वो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या है सेपरेट हो जाएंगे, मतलब दे बाउंस बैक हो चलेंगे, उनका जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो करके वो फिर से जो है वो सेपरेट, मतलब ऐसे कंबाइन कर आपस में कोलाइड करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है वो फिर से सेपरेट हो गए।
तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, है ना। तो ये वाला जो मतलब दिस इज़ नो प्रोडक्ट, यहाँ पे नो प्रोडक्ट बना, ऊपर वाले में प्रोडक्ट बन गया। तो ये ही आपके कोलिजन थ्योरी जो है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन शुड बी देयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तभी आपके पास प्रोडक्ट बन सकता है, अदरवाइज आपके पास प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। तो ये टू जो आपके पास फैक्टर्स हैं विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कोलिजन थ्योरीज। तो मेन पॉइंट ऑफ कोलिजन थ्योरीज आप क्या बोलोगे कि रिएक्शन जो है, फॉर रिएक्शन टू अकर, किसी भी रिएक्शन को होना है, देयर मस्ट कोलिजन, मतलब देयर विल बी द कोलिजन बिटवीन द टू रिएक्टिंग स्पीसीज, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी उनमें कोलिजन होना चाहिए। एक तो इसमें ये कंडीशन आ गई, कोलिजन होना जरूरी है क्योंकि कोलिजन थ्योरी बोल रही है ये, ठीक है। तो दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, मस्ट कोलाइड, मस्ट कोलाइड, ठीक है। नंबर 2 आपके पास है कि ओनली सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। है हमने देखा कि जितने भी हमारे पास बाइनरी बाइनरी कोलिजन हो रहे थे सभी के सभी इफेक्टिव नहीं हैं। कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, जो टोटल मॉलिक्यूल 100 है तो उसमें से कुछ ही 2, 10, 15 उतने ही इफेक्टिव कोलिजन जो है करते हैं। तो ओनली जो है वो कुछ ही सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल। थर्ड आपके पास पॉइंट है इसमें कि इफेक्टिव कोलिजन जो है, जो मॉलिक्यूल शुड पोजेस सफिशिएंट एनर्जी एज वेल एज ओरिएंटेशन। जो थर्ड पॉइंट हमने कर लिया, थर्ड पॉइंट क्या है कि उसके पास जो है सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए और ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है वो कितना होना कितना है। जैसे उसके लिए क्या है कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है इट इज माइनस डी एक्स। रेट ऑफ फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज इक्वल टू द एफ इंटू जेड। और एफ यहाँ पे क्या है, आपके पास एफ जेड जो है वो आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और एफ जो है वो आपके साथ इट पोजेस द ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है। तो ये एफ है। तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स दैट इज योर एफ। तो वो आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके पास जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने जो है मल्टीप्लाई करना है कि कितने जो है इफेक्टिव कोलिजन जो है, कितनी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो है इफेक्टिव कोलिजन है। तो ये आपके पास जो है वो बेटा क्या नाम देते हैं, दिस इज ऑल अबाउट योर कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट आपके पास है डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है ये भी। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमने पहले भी पढ़ा था कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, शुरू में ही इस चैप्टर के। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पास बेटा कुछ रिएक्शंस हैं, मतलब जो टेम्परेचर का जो है, टेम्परेचर टेक इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी केमिकल रिएक्शंस टू इंक्रीज इट्स रेट, ओके। तो इसके लिए जो है हमारे पास चाहे वो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की जो है वो, इसमें जो रेट कांस्टेंट, अगर रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन रेट भी उसका फास्ट होगा, क्योंकि तुम्हें पता है रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन रेट। तो इसका रिएक्शन रेट जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो है 10⁻⁻⁷ पर सेकंड में आया एट 273 केल्विन टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं बेटा 25 डिग्री और इसको टेम्परेचर कर देते हैं 298 केल्विन, जब हमने बढ़ाया तो इसकी जो डिकम्पोजिशन है वो इंक्रीज कर गई बाय 25 डिग्री। हमने जब इसका बढ़ाया तो इसका रिएक्शन रेट जो है 45 टाइम जो है इंक्रीज कर गया। कितना कर गया, 45 टाइम इंक्रीज कर गया। सिमिलरली आप अगर जो है वो और अगर हम देखते हैं इसी में कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2 जो है वो N2O5 जो है से इसकी हाफ कंसनट्रेशन, हाफ तक जो है, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल जो है एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो लेता है 10 डेज। कितना लेता है, 10 डेज, 10 डेज लेता है। और एट 25 डिग्री पे इसका जो है वो मतलब हाफ लाइफ पीरियड अगर निकालते हैं तो 25 डिग्री पे तो वो लेता है 5 घंटे, ओनली 5 घंटे। मैं भी समझाती हूँ। और 50 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो वो आपके पास जो 15 मिनट में ही रिएक्शन, 12 मिनट में ही रिएक्शन जो है हो जाता है। क्या मतलब है कि जब हमने इसकी डिकम्पोजिशन करी बेटा, किसकी N2O5 की डिकम्पोजिशन की कि कितने तक कि तब ये हाफ ऑफ इट हो गया, मतलब ये आधा रह गया। अगर ये 50 ग्राम था तो ये आधा रह गया, तो आधा जब रह गया तो उसको लगे 10 दिन लगे उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे। पर अगर हमने टेम्परेचर 5 आवर बढ़ाया, 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो इसमें 5 घंटे लगे, सॉरी। और अगर हमने 50
डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें 12 मिनट में हो गया वो रिएक्शन। तो इसका मतलब है कितना हाउ इम्पॉर्टेंट द रोल ऑफ टेम्परेचर इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन जनरल जो आपके पास अप्रॉक्सीमेट रूल है फॉर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट, ये है कि आपके पास इसको हम इट इज़ रिएक्शन रेट और रिएक्शन कांस्टेंट डबल, रिएक्शन रेट और रिएक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट लिख देती हूँ मैं, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट बिकम्स डबल, इट बिकम ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं, 10 डिग्री बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन रेट जो है डबल हो जाता है। तो ये आपके पास जनरल परसेप्शन है। और इस रिलेशंस को हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। पूछा भी जाता है बेटा, टेम्परेचर मतलब डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट ऑन द टेम्परेचर at every 10 degrees Celsius, every 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कि जब आपके पास जो है अगर हम 10 डिग्री का फ़र्क डालते हैं टेम्परेचर पे, तो आपका रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? उसका जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री, मतलब जो भी टेम्परेचर था उसको 10 डिग्री कर दिया हमने, है ना, सेल्सियस। और रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये हमें जो है पता होना चाहिए। अब इसके लिए थोड़ी सी हम जो है कि एक्सप्लेनेशन फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि कैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ क्यों डबल हुआ रेट ऑफ टेम्परेचर बाय एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इसके लिए जो है हमें वो करना है, एक्सप्लेनेशन देना है कि कैसे है। हमें पता है बेटा कि जब कोलिजन जो है वो जब बाइनरी कोलिजन्स होता है, दैट इज़ योर हमने अभी पढ़ा था कि जेड जो है फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एंड आपका जो इफेक्टिव कोलिजन्स है वो है एफ, उससे हमने मल्टीप्लाई किया था। तो रेट ऑफ फ्रैक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम ये सोचते हैं कि इंक्रीज इन रेट ऑफ फ्रैक्शन विद टेम्परेचर जो है ब्रॉड, इसको जो है हम इन दो कॉम्बिनेशन से ही जो है डिपेंड करता है बोथ फैक्टर। तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये हमने देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बात, कोलिजन के ऊपर बात करेंगे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है। मतलब रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द, हमने देखा रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है किसकी वजह से करता है, जेड और इफेक्टिव कोलिजन के ऊपर जो है वो के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाउ दीज इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करती है, कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के राइज करने से, और इफेक्टिव कोलिजन जो है वो कैसे वेरी करता है विद राइज इन टेम्परेचर से, वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो जब हम इन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, आपको पता है इन जनरल टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है मॉलिक्यूल्स की। उसका मतलब है कि नंबर ऑफ कोलिजन, दैट इज योर जेड की बात हो रही है अभी, नंबर ऑफ कोलिजन दैट इज जेड विच इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है वो इंक्रीज करती है। तो इसमें बोल रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो आपको पता है के ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आपको पता है। तो अब आपके पास जो है वो जो आपका जो आपकी कोलिजन फ्रिक्वेंसी है ये 3% जो है इंक्रीज़ करी जब टेम्परेचर हमने 300 से 310 करा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोलिजन फ्रिक्वेंसी जो है ओनली इंक्रीज करी द रेट ऑफ विद टेम्परेचर, और कितनी करी इंक्रीज विद 3% ओनली। ये जो 3% तो बहुत कम है, वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व, दैट इज फैक्टर ऑफ 2, मतलब 2 और मोर देन 2। हमने देखा कि जो रेट ऑफ आपका जो आप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आपके पास जो है वो कोलिजन फ्रिक्वेंसी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा कि आपके पास जो है वो जो आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है तो 3% ही बढ़ी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। ठीक है, पर वो तो है जो डबल हो जाता है रिएक्शन रेट। तो इसके लिए क्या मतलब हुआ कि जो रिएक्शन रेट है वो नॉट सिंपली ड्यू टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये तो बड़ी है। मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है 3% बढ़ती है जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो पर
क्योंकि 3% रिएक्शन रेट बढ़ा, तो इसका मतलब है कि आपके पास, क्योंकि रिएक्शन रेट जो है आपको पता है, रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन रेट जो है वो सिर्फ 3% ही बढ़ा, जबकि हमारा तो डबल हो रहा है रिएक्शन रेट। तो इसका मतलब है इट डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द कोलिजन फ्रिक्वेंसी बट डिपेंड ऑन अदर फैक्टर ऑल्सो। तो इसमें अगला है बेटा इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन की थ्योरी क्या है, आपको हमने अभी पढ़ा कि जैसे हमने जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना बेटा, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो है वो बाइनरी कोलिजन जो है वो बढ़ जाते हैं, बाइनरी कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, जो बाइनरी कोलिजन जो हैं, जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो दैट इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल विच ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन लाता है उसको इंक्रीज कर देता है टेम्परेचर के बढ़ने से। मतलब इफेक्टिव कोलिजन जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, और वो जब आपके पास जो है वो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाय एक्वायरिंग द सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसका क्या क्या है इसमें, मतलब तो इसका देखो आपने कैसे देखना है, इसमें हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसमें हम यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे। क्या लेंगे इधर को, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है दे आर डिनोटेड बाई एन ई अपॉन एन टी। एन ई का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई, एंड एन टी जो है वो दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग बेटा ऐसे ग्राफ बना किसका, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर हैविंग एनर्जी, ये दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो एट लो एनर्जी पे आपके पास बहुत ही कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी जो है वो कैसी ज़्यादा है, तो है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी जो है वो ये है, इतनी एनर्जी है। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको लेते जाइए आप आगे को। तो आगे को देखो, अब यहाँ पे जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होते गए जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे हमने देखा है, पढ़ा है कि जो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई नॉट बोल देती हूँ मैं, ई नॉट इज़ अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब आपके पास वो मॉलिक्यूल जिनकी जो है वो जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होगी, ये बराबर ये होगी ना यहाँ तक, और उससे ज़्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल्स ही कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पे इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी जो है वो कैसी है, यहाँ पे बहुत ही कम नंबर है जिनकी एनर्जी बहुत कम है, यहाँ पे ये एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ये है, इसको हम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी भी बोल देते हैं। यहाँ पे फिर से जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है कम हो रहे हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी से, तो मतलब ये आपके पास मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है। तो मतलब दैट इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहाँ से आ जाइए, ये आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहा है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या ज़्यादा है। तो ओनली दिस जो इतना जो शेडेड एरिया है जिसको मैं रेड से कर रही हूँ, यही मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द ओनली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर हैविंग एनर्जी मोर देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब है यही जो मॉलिक्यूल्स हैं इन यही कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, बाकी इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे जो हमारे पिछले ग्राफ में, इस ग्राफ में बाकी जो रेस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अब ये तो ग्राफ आपके पास है कि आपके पास मॉलिक्यूल जो है मतलब कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, जो केमिकल रिएक्शंस में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब हमने जो है अनदर ग्राफ करना है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, क्योंकि हम तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ NE एंड NT। ठीक है, तो टोटल मतलब ये है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, और ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इधर को आपके पास एनर्जी आ गई। अब बेटा एक ग्राफ तो हमने सपोज ये ले लिया जो आपके पास लो टेम्परेचर पे ये लिया T1 पे आपके पास एक ग्राफ ये आया, और दूसरे जो है वो T2 पे, T2 मतलब टेम्परेचर आपने कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर जो सॉरी ज़्यादा कर दिया, T2 जो है वो हाई टेम्परेचर है। ठीक है, T1 जो है आपके पास लो टेम्परेचर है, T2 जो है वो हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ लिख सकते हो आप T2 इज़ मोर देन दैट ऑफ T1। तो अब इस ग्राफ में आप देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास वो क्या नाम है, वो आपके पास बैरियर है, एनर्जी बैरियर है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। कि आपके पास मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए कि आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है
वो मॉलिक्यूल के पास होंगे तभी वो कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे ये T2 है, ये T1 ग्राफ है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विच हैव हैविंग मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी वो कितनी थी, ये थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमने जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है मतलब जिस मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है जिनके पास इतनी एनर्जी है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो ये है, उसको मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बोलते हैं। तो वो तो उसका जो पीक है वो क्या करी, आपकी फ्लैट हुई। मतलब आपके पास क्या हुआ, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास जो इतनी एनर्जी थी अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल वैसे कम रह गए बेशक पर उनकी एनर्जी जो है वो कितनी है, ये है, ज़्यादा एनर्जी है। और आपके पास यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी जो है वो कैसी है, मोर देन योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो आपके पास ग्राफ है बेटा, अगर हम इसको देखें तो आपके पास जो पहले वाले था वो ये था और सेकंड जो आपके पास ये हुआ। तो जब टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री मोर है देन दैट ऑफ 10 डिग्री, ये जो है मतलब ये अगर 310 है, 300 केल्विन है, तो T1 300 केल्विन है, तो T2 जो है 310 केल्विन है। तो ये जो है 10 डिग्री मोर है। तो हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, मतलब दोज मॉलिक्यूल्स विच आर टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, वो कैसे हैं, वो ये फ्रैक्शन है। अब इसमें देखो यहाँ पे सपोज ये ए है, ये बी है, मैं अगर ऐसे बोलती हूँ, ये सी डी, तो ए बी सी डी जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें टी पे जो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी जो है मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। और ये आपके पास ई एफ ले लेते हैं, तो ई एफ की जो एनर्जी है वो कैसी है, आपके पास ले लो ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ऐसे कर लेते हैं, एफ इधर को कर लेते हैं। तो ए बी एफ जो है वो जो ग्राफ है ये कैसा है, डबल, ऑलमोस्ट डबल है। मतलब आपके पास नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो डबल हो गए विच शो इफेक्टिव कोलिजन। दिस इज द ओनली थिंग विच आई would like to make you understand कि fraction of molecule possessing threshold energy has increased approximately double या 2 time, therefore increase the rate of fractions 2 time for the every 10 degree of temperature। समझ गए, मतलब हमारे पास जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से 10 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है बढ़ गए जिनकी एनर्जी जो है वो डबल हो गए जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। समझ गए, तो ये था आपके पास बेटा एक्सप्लेनेशन फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर विद एक्सप्लेनेशन फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आगे आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, दैट इज अर्हीनियस इक्वेशन। कौन सी, अर्हीनियस, एज इट इज पूछा जाता है कई बार 1 नंबर का कि राइट डाउन द अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, अर्हीनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, अर्हीनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। पेपर में ऐसे नहीं पूछा जाता कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कई बार पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि जो आपके पास राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। किसके बुझ में, राइट डाउन द इक्वेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो इसके लिए भी बेटा अर्हीनियस इक्वेशन लगेगी। मतलब ये एक्चुअली अर्हीनियस गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। और उसमें सीधा आपके पास जो है वो क्या दिया, उसने एक आपको फॉर्मूला दिया जिसको बोलते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। तो ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास के आपको पता है रेट कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन को बोलते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। नंबर 1 दे दिया हमने, इसको क्या बोला, अर्हीनियस इक्वेशन बोला। तो इसमें जो है वो ए आपके पास, ए वाला जो है, ए जो है आपके पास बेटा इसको अर्हीनियस फैक्टर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। ये एक्सपोनेंशन है ना, तो एक्सपोनेंशन से जो बाहर है इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दिया। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है ये पता होना चाहिए, जो आपके पास कांस्टेंट स्पेसिफिक टू द, ये जो आपके पास जो कांस्टेंट है इट इज़ स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, और it relate to the how many successfully oriented collisions occur in particular reaction। मतलब ये क्या बताता है, सक्सेसफुल ओरिएंटेड कोलिजन क्या बोला इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला, अर्हीनियस फैक्टर बोला, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला। पर किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, कि कितने नंबर ऑफ सक्सेसफुल ओरिएंटेशन कोलिजन हुए उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा होंगे उतने इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी राइट।
और ये जो है आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है विच रिप्रेजेंट द मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस, मतलब आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। और ए और ई दोनों को जो है कंबाइंडली बोलते हैं अर्हीनियस पैरामीटर, अर्हीनियस पैरामीटर, इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, अर्हीनियस पैरामीटर ओके। और ये जो आपके पास पूरी ये वाली जो है ये पूरा ओके, ये पूरा ए को छोड़ के ये पूरा जो है इट इज़ नॉन एज जो पूरा फैक्टर है ये इसको बोलते हैं हम इस पूरे को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव एनर्जी ग्रेटर देन ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये जो है आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन योर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम जो है वो इसको इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका लॉगरिथम लेंगे। और ये तो आपको पता ही है, आर इज़ अ गैस कांस्टेंट, टी इज़ अ टेम्परेचर, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आपके पास ओके। अब हमारे पास जो है हमने इसका जो है वो लेना है इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम लॉगरिथम लेते हैं तो बेटा आ जाएगा एल एन ए, ठीक है। अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल है, पावर है तो पावर हमेशा कहाँ जाती है पहले, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी। और ई लॉग एल एन ई जो होता है बेटा, एल एन ई इज इक्वल टू आना था ना, देखो एल एन आपके पास इसका लॉग लेना है हमने किसका, ई रेज टू पावर एक्स का। तो क्या हो जाएगा, जब इसका लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, पावर जो है हमेशा आगे आ जाती है और ये जो है वो बाद में, किसी भी चीज़ का आपने 10⁻² का जो लॉग लेना है तो पावर पहले आ जाएगी, तो 2 log 10 ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को जो है वो हमने ऐसे ही हम कर रहे हैं इसको, तो ये आपको जो है मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास एल एन ई जो है लॉग एक्सपोनेंशियल जो है वो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जब मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब एल एन ई लिख देती हूँ मैं, तो यहाँ लिख दिया एल एन ई इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आ गया ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी, ऐसे खोल के लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको जो है कॉमन लॉगरिथम में हम इसको कन्वर्ट करें, एल एन एक्स को आपको पता ही है कितना होता है, एल एन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, आ चुका है हमारे पास कई बार, 2.303 लॉग एक्स के बराबर, है ना, लॉग एक्स के बराबर आते हैं। तो इसको हम यहाँ भर देंगे, तो एल एन एक्स में एल एन के है तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग के, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 2.303 लॉग ए, और इधर तो है नहीं है तो यहाँ पे ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी ओके। अब इसको जो है, अब हमारे पास दोनों जगह ये आ रहा है तो इसको जो हम क्या करते हैं, हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2.303, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस 1 अपॉन 2.303, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं इनके तो कैंसिल हो गए, ये जो है आ जाएगा यहाँ पे ई ए आर इंटू 1 अपॉन टी। अब देखो बेटा ये क्या बन गई है आपके पास, लीनियर इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है, वी नो दैट लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी होती है लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या हो गया लीनियर इक्वेशन में, इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये इसका जो है वो इंटरसेप्शन आ जाएगा जो भी लाइन आएगी, और ये जो है उसका स्लोप आएगा, ऐसे ही है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो ढूंढो, यहाँ पे y किसके बराबर है, लॉग के बराबर, और यहाँ पे आपके पास क्या बोलते हैं उसको, जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये आपके पास, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम 1 अपॉन टी के बीच में, तो ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारा आपके पास जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, स्लोप आ जाएगा, और ये इंटरसेप्शन ऑफ लाइन आ जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करके देखो, देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करके, तो ये बना आपके पास बाय ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन log k and
1/t, 1/t था तो वैसे ही रहेगा। अब बेटा यहाँ पे देखो माइनस है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि माइनस में जो है वो आपका ग्राफ हमेशा इस तरह से आता है। पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऐसे जाता है ना, माइनस, ये आपके पास 1/t नेगेटिव ही है, तो ये आ गया। अब इंटरसेप्शन ऑफ दिस लाइन जो है वो आ गई आपके पास, मैं इसको अलग कलर से करती हूँ। इंटरसेप्शन ऑफ दिस लाइन जो है वो ये आ गई। इसको जब आगे बढ़ाते हैं, मतलब जब इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो ये जो पॉइंट आया ये आपको बताएगा किसकी वैल्यू, log a की वैल्यू यहाँ से आ गई, है ना। और स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना, इसका ऐसे देखो ये स्लोप आ जाएगा इस लाइन का, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन जो है नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस अपॉन दिस, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी, है ना। और वो वैल्यू जो यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/2.303 ई ए, या सिंपली ई ए अपॉन आर, ऐसे ये आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वी कैन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे इस वाले में स्लोप की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। हमने जो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो आर जो है आपको गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम ई ए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं बाय graphical method. But we can find out the activation energy by your दिस अल्टरनेटिव मेथड है, जिसमें हम जो है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है वो जो है रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, और उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और हमारे से जो हम जो है एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस ऊपर वाले में तो हमने जो है ई ए फाइंड आउट करना, तो ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए यहीं रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप -2.303 आर इंटू स्लोप, ये आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसी को एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपके पास लॉग आया, लॉग की वैल्यू जो आई ना, वहाँ से हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें हम जो है वो क्या करेंगे, ये 3 वाली जो बनी है हमारे पास, 2 को छोड़िए क्योंकि 2 में 2.303 है, तो यहाँ पे हमने जो 2.303 के बजाय हम इसको लेते हैं जो क्लियर सी इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन जो है हम लेते हैं ये वाली, ठीक है। तो इस वाली को जो है हम क्या करेंगे, क्या नाम लेते हैं उसको, इसके हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पे लेंगे, तो एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, तो अब इसमें लॉग आपको पता है के जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होता है, तो लॉग के 1 इज इक्वल टू, फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वैल्यू ऑफ ए जो है वो सेम रहती है, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ई ए अपॉन 2.303, और क्या था यहाँ पे आर, है ना, और क्या था साथ में टी, तो यहाँ पे T1 लिख देंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर अनदर आ गई। अगला कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह एट टेम्परेचर 2 T2 ये आ जाएगा K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, log 2 से log, मतलब इक्वेशन 2 से हम 1 घटा देंगे, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो गए, है ना, तो यहाँ पे है इससे घटाना, तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस ई ए 2.303 आर T1, है ना, ये आ गया। तो अब देखो ये माइनस है, यहाँ पे बोला ये माइनस माइनस है, करना हमने माइनस है, तो माइनस जो है वो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा log K2 माइनस log K1 इट इज़ इक्वल टू, अब इसका मतलब है आपके पास जो है वो ये आ गया आपके पास E0 अपॉन 2 है बेटा, ये एक्टिवेशन एनर्जी 2.303, है ना, आर भी आपके पास आ गया। अब देखो यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, T1 जो है 1/T1 पहले आ जाएगा, और 1/T2 जो है बाद में आ जाएगा, ये, तो ये आपके पास जो है वो आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, log K2 जो है वो माइनस हो रहा है K2 और K1, है ना, तो इसमें जो है वो ऐसे लिख सकते हैं K2 अपॉन K1, K1 इकट्ठा कर दिया हमने, और ये आ जाएगा आपके पास ई ए 2.303 आर, और यहाँ आ गया आपके पास T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2,
ये तो लॉग करके ले लिया हमने। तो इस तरह से हम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? रेट कांस्टेंट एट टाइम आपका जो टेम्परेचर T1 और T2 जो है K2 जो है वो T2 के ऊपर और K1 जो है वो T1 के ऊपर। ये वैल्यू हमें पता होती है, हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? E A फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेटा इस क्वेश्चंस पे जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये चीज़ आपको जो है वो एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ जो है वो आपको क्या बोलते हैं उसको, आती है पेपर में, आई हुई है एक बार, तो इसलिए मैं एक न्यूमेरिकल कर लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको जो है वो सिंपल वैल्यूज़ दी होंगी, ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। तो फॉर क्या है कोई जो न्यूमेरिकल क्या है? फॉर डिकम्पोजिशन लिख देते हैं न्यूमेरिकल, फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन शॉर्ट कर देती हूँ। द वैल्यूज़ ऑफ रेट कांस्टेंट, के लिखती हूँ सीधा, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो एट टू डिफरेंट के लिए इन शॉर्ट का लिख देती हूँ, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर आर गिवन बिलो। आपको दिया हुआ है क्या? K1 आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, 2.15 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड इनवर्स एट 650 केल्विन, ठीक है। और K2 दिया हुआ है 2.39 इंटू 10⁻⁷ पर सेकेंड एट 700 केल्विन, ये 750 केल्विन है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब आपको कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लगाइए फॉर्मूला आर्हेनियस इक्वेशन, यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E0 A अपॉन 2.303 R, और ये क्या था? 1/T1 माइनस 1/T2। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आ जाएगा log 2.39 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2.15 इंटू 10⁻⁸ इज इक्वल टू E A फाइंड आउट करना है। 2.303 वैल्यू, और हिने से इसके आर की वैल्यू 8.314 है ना। उसके बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा, इस कैलकुलेशन बहुत बड़ी है इसकी, बट न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, समझना मुश्किल नहीं है, करना मुश्किल नहीं है, पर कैलकुलेशन जो है वो आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। अब जब इसको कैलकुलेट किया बेटा, अब लॉग आपको मैंने सिखा दिया है, किसी को समझ आया नहीं आया, आप लोगों ने मुझे कोई कमेंट नहीं दिया, तो ये लॉग इसका लेके हमारे पास आ गया E A अपॉन, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके, मतलब हमारे पास हमने ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके E A इज इक्वल टू जो है आया 182.254 किलो जॉल्स पर मोल। पहले आपको जॉल्स पर मोल आएगा, फिर किलो में कर दिया कन्वर्ट। अब मतलब इसको अगर किलो नहीं होता तो ये होता 18225 जॉल्स पर मोल, तो किलो में करना है तो फिर ये आ जाएगा किलो जॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल सीधे हैं, तो इनको आप कर सकते हो बेटा, ठीक है। आगे आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, मतलब कि आपके पास जो है, हमने अभी एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी, अब इसके बारे में थोड़ा कि कैसे रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। तो जैसे आपके पास बेटा कोई रिएक्शन है, जैसे A प्लस B जो है, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, इनको कंबाइन होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये एटम जो है वो तभी कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में जब इनके पास सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, है ना। तो वो आपके पास जो है वो तब वो जो है वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, राइट। तो हमने जो एक्टिवेशन, अगर जिस मॉलिक्यूल के पास वो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है ना, तो उसको जो है हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे। तो जो थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा दी टू मेक इट्स एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली, ठीक है। जो एक्सेस ऑफ एनर्जी हमने दी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब क्या कि ये जो किसके बराबर होती है, ये समझ आई बात आपको, कि जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी एटम को, इन रिएक्टेंट्स को, सो जो है वो इनके ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, हमने पहले भी पढ़ा है, ई थ्रेशोल्ड में नोट कर लेती हूँ, माइनस ई ऑफ रेक्टेंट। रेक्टेंट की कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है रेक्टेंट की, तो मतलब थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि जो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, जितनी उसको चाहिए। मतलब आप सोचो, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है किसी भी मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट कब बनता है, जब एनर्जी ऑफ रेक्टेंट
इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, बट हमें उसको एक्स्ट्रा देनी पड़ी। कितनी एक्स्ट्रा देनी पड़ी? जो एक्स्ट्रा देनी पड़ी दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास जो है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो थी उसको हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो देनी पड़ी ई ए, तभी तो इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर बनी। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है दिस ई ए, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट करना मॉलिक्यूल्स को टू मेक इट्स एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी जितनी है उसमें एक्स्ट्रा दे दी, ठीक है ना, वो आपके पास। अब किसी भी रिएक्टेंट की, जैसे ये रिएक्टेंट है आपके पास, बी रिएक्टेंट है, ये इनकी अगर इनकी एनर्जी जो है, इनको अगर एनर्जी जो ये आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम चाहिए, लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो मतलब वो बहुत ही कम चाहिए, तो मतलब रिएक्शन कैसा होगा? फास्ट होगा। पर अगर कईयों को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो वो रिएक्शन जो है स्लो होगा। ये हमें पता होना चाहिए। समझ गए बात? है ना? तो इस तरह से अब है आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये बेटा ये जो है वो आपके पास स्पेसिफिक स्टेट या कॉन्फ़िगरेशन स्टेट ऑफ रिएक्शंस होती है, जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है रिएक्शन की, जिसमें क्या होता है कि नए बॉन्ड बन रहे होते हैं और पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं। तो एट दैट स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं या एक्टिवेटेड स्टेट बोलते हैं। और ये स्टेट जो है वो काफ़ी अनस्टेबल होती है, क्वाइट अनस्टेबल होती है, और इमीडिएटली ये कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। मतलब इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो स्टेट आती है जब रिएक्टेंट्स आपके जो हैं वो पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो उस स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो, ये एक एग्जांपल लेते हैं, ये एच मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और ये जो है वो आयोडीन का मॉलिक्यूल है। दो दो का लिए ताकि आपको इजी हो जाए समझाने के लिए। तो इसमें जो है बेटा आपके पास जो है वो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये रिएक्टेंट्स हैं। क्या हैं? ये रिएक्टेंट्स हैं दोनों, है ना। इनके पास उतनी एनर्जी है जो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो उसमें क्या होगा, अब इसके जो नए बॉन्ड हैं वो बनने लगेंगे, पुराने टूटने लगेंगे। तो नए नए बॉन्ड कौन से हैं? वो इसमें ये जो इसके बीच में बॉन्ड है वो टूटने लगा, वो टूटने लगा। और आई आई के बीच में भी जो बॉन्ड है वो टूटने लगा, और इनमें आपस में बॉन्ड जो है बनने लगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा? एच आई, है ना। तो ये एच है, ये आई है, ये एच है, ये आई है। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो स्टेज है, दिस स्टेज इज नॉन एज अ ट्रांजिशन स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। इसकी जो बेटा स्टेज या स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट्स, और इसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट कैसे आपस में रिलेट करती हैं, तो वो हम करते हैं अभी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास बेटा जो है वो हमें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देखना है, जिसमें आपको समझना है कि किस तरह से जो कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर जो था वो एनर्जी। एनर्जी अब इसमें आपके पास क्या है कि मैं यहाँ से लेती हूँ, ये ए प्लस बी आपके पास जो है रिएक्टेंट है, ठीक है। और ए प्लस बी को जो है वो यहाँ पे है वो, और इनको दे रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे इनकी जो है वो ये वाली जो है आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इधर ये हम है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट। इन मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा, इनको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी। ये यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी देनी पड़ी हमें, ठीक है ना। तो ये एनर्जी इज नॉन एज अ आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसको हमने इन रिएक्टेंट्स को एनर्जी दी ताकि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच जाए। तो ये आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और यहाँ पे बेटा जो आपके पास जो हम्प ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मॉलिक्यूल के पास जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई और इनके पास इतनी एनर्जी हो गई और यहाँ पहुँच गई। यहाँ पे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं, मतलब वही ट्रांजिशन स्टेट। क्या होगा? ए और ए बी के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा और बी बी का बॉन्ड टूटने लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बी जो है एक मॉलिक्यूल है, ए एटम है, और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया सपोज। तो ये आपके पास है एनर्जी ऑफ, ये आ गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट,
और ये आ गई आपके पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो थी लेस थी और प्रोडक्ट की जो है वो लेस थी देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो उनको उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो दी, ठीक है। तो ये दिस इज नॉन एज अ एनर्जी बैरियर। ये एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज योर एनर्जी बैरियर, कि अगर किसी रिएक्टेंट्स के पास ये एनर्जी नहीं होती है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। यही कारण है कि जब हमारे पास बाइनरी कोलिजन्स होते हैं तो कोलाइड तो आपस में करते हैं वो, पर उनके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है कि वो कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में, इसलिए वो क्या करते हैं आपस में टकराए और बाउंस फिर से जो है वो वापस चले जाते हैं। क्लियर? तो ये हुआ। तो आपके पास यहाँ जो बना ये बना आपके पास प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बना हम देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या बना। तो ये ए बी बन गया प्रोडक्ट प्लस आपके पास पी, ठीक है। तो ये थी आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये आ गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये आ गई आपके पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके पास ये होगा, अलग है बेटा। ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, और ये आपके पास जो है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंड ये आपके पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो, अब कई रिएक्शन जो है स्लो होते हैं, कई फास्ट होते हैं। दैट मीन्स जैसे हमने एक दिन वो एग्जाम्पल किया था कि ये रिएक्शन फास्ट है, ये स्लो है, ऐसा क्यों होता है। तो जैसे हमने किया था NO प्लस O2, ये बना था आपके पास NO2, है ना। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2, बिल्कुल डिटो रिएक्शंस हैं, बट ये जो है वो ये बना। तो ये रिएक्शन फास्ट था, ये रिएक्शन स्लो था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो है इसको जो है ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू NO नाइट्रिक ऑक्साइड वाले रिएक्शंस को। तो इस तरह से एक्टिवेशन का जो है हम कर सकते हैं कि जो रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी वो रिएक्शन जो है वो क्या करते हैं, स्लो होते हैं। और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मतलब देख लो, अब एक्टिवेशन एनर्जी सपोज आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी इतनी सी चाहिए तो ये रिएक्शन जल्दी नहीं हो जाएगा, और इसको अगर इतनी चाहिए तो ये लेट होगा। अगर किसी को इससे भी ज़्यादा चाहिए तो उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जिनको एक्टिवेशन एनर्जी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ रही है किसको, रिएक्टेंट्स को, वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो है वो क्या हो जाएगा, इसको मैं वो कर देती हूँ, उतना ही रिएक्शन जो है वो, जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतना ही रिएक्शन आपका स्लो होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम जो है वो इनकी करते हैं जो आपके एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या है, जैसे आपके पास A प्लस B और ये रिवर्सिबल है तो ये बन गया C प्लस D, मतलब ये रिवर्स हो सकता है, मतलब AB जो है कन्वर्ट हो सकते हैं CD में, और CD जो है वापस कन्वर्ट हो सकते हैं AB में। तो इसमें आपके पास बेटा दोनों रिएक्शन जो है आपके पास कौन से हैं, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो है वो किस तरह से उनका जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी ग्राफ और एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ कैसे होगा। तो लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जिनको एनर्जी नहीं चाहिए होती है, दे डू नॉट रिक्वायर मच एनर्जी। मतलब क्या कि अगर हमने उसके करना है, देखो अब यहाँ करते हैं, हमारे पास यहाँ है आपके पास ये रिएक्टेंट, और यहाँ पे ये यहाँ से आपके पास जो है वो रिएक्टेंट है, और ये बना आपके पास ऐसे ऐसे, और प्रोडक्ट, ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट, HP ले लिया, ठीक है। तो इसमें बेटा हमारे पास जो है वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको पता है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ डेल्टा रेट ऑफ मतलब ऐसे होता है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होता है, पढ़ा था ना हमने। तो इसमें देखो अब इस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है ये रिएक्शन, ये ऐसे, तो इसमें जो है आपके पास ये EA फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं ना। तो ये वाला क्या है, अब इसमें अगर इस रिएक्शन को हमने वापस लाना है तो ये उसकी ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी बन जाएगी, और ये क्या है EA बैकवर्ड। समझ रहे हो बात, मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट से जो है प्रोडक्ट बनना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ से चला और यहाँ से, और ये यहाँ पहुँच गया, प्रोडक्ट बन गया। पर अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाना है तो आपके पास जो है वो ये यहाँ से वापस जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो EA फॉरवर्ड, और बैकवर्ड के लिए जो है वो ये वाली एनर्जी है EA बैकवर्ड, ये हो गया। तो अब आपको जो है वो एंथैल्पी चेंज करनी है, तो एंथैल्पी चेंज क्या हुआ, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। तो EA फॉरवर्ड जो है एनर्जी कम है, देखो
ये कम है, तो ई ए बैकवर्ड जो है एनर्जी ज़्यादा है, तो आपके पास डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आ गया। समझ गए? इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो है एंथैल्पी चेंज जो है वो कम होती है। तो मतलब क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कैसी होगी एक्सोथर्मिक के लिए, लेस होगी एज कम्पेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखेंगे बेटा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ आपके पास है, इधर को वैसे वैसे ही बन जाएगा सेम, इधर एनर्जी है इस साइड को और इस साइड को जो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, आपको पता दे नीड हीट, मतलब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो आपके पास ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे बना दिया हमने, कहीं के लिए बना दीजिए। तो ये आपके पास है एंथैल्पी ऑफ रेक्टेंट या एनर्जी ऑफ रेक्टेंट बोल सकते हैं, है ना। और ये आपके पास है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी चेंज, है ना। और ये आपके पास आ गया एनर्जी बैरियर। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है स्टेट, ये वाली जो है आपके पास इसकी, ये आ गई आपके पास, क्या नाम लेते हैं उसको, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको मैं रेड से करती हूँ, ये वाली है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये होगी फॉरवर्ड के लिए, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली हुई ई ए फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो जब मतलब आपने फॉरवर्ड के लिए करना है तब तो आपके पास जो है वो ये वाली ई फॉरवर्ड आ गई। अब इसको रिएक्शन को बैकवर्ड करना है तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है ना। तो ये चीज़ है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन और ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो डेल्टा एच फॉर क्या होता है, ई ए माइनस, मतलब ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको। तो आपको पता है ई ए इज़ मोर देन दैट ऑफ फॉरवर्ड इज़ मोर देन दैट ऑफ ई ए बैकवर्ड। तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। तो इसलिए जो है आपके पास डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब देखो इनको एनर्जी चाहिए टू प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ये एंडोथर्मिक आ गए। यहाँ पे क्योंकि इनकी एनर्जी कम है तो ये डू नॉट रिक्वायर, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने करना है। ठीक है। अब आपके पास एक अनदर कॉन्सेप्ट है छोटा सा, फिर ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ योर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिएक्शन रेट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिएक्शन रेट, जो कैटलिस्ट होते हैं बेटा, आप बोलोगे कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट एंड विच पहले हम बोलेंगे दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शंस, okay, and they recover themselves at the end of the reaction, मतलब without participating in the reaction they recover itself at the end of the reaction, and these are the chemical substances which required in very very small amount that are known as a catalyst। जैसे बहुत सारे रिएक्शन आपने देखे होंगे जिसमें सेंटर में कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 पोटाशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन करनी है और इसमें यहाँ पे MnO2 लिखा है और यहाँ लिखा है कैटलिस्ट, ठीक है ना, और हीट, तो ये जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो इसके जो है वो रिएक्शन रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो हमने देखना है। तो जो आपका जो कैटलिस्ट है बेटा, ये ऐसा नहीं करता कि पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस में या उनको जो है वो करता है, नहीं, ये सिर्फ जो है एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ को जो है लो करता है, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास A+B है और इसमें कैटलिस्ट भी है, तो इनके बीच में क्या होगा, आपस में A+B और कैटलिस्ट के बीच में जो है वो आपस में बॉन्डिंग होगी और ये फटाफट AB में कन्वर्ट हो जाएगा और C अपने आप को सेपरेट कर लेगा। इस तरह से इसका केमिकल रिएक्शन है। पर अगर हम ग्राफ देखते हैं इसका, तो ग्राफ में क्या है, द ओनली थिंग इज जो रेट ऑफ आपका जो रिएक्शन जो है वो क्यों बढ़ता है, यहाँ पे एनर्जी है, सॉरी एनर्जी, इधर को प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन सेम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन,
ओके, अब देखो मैं 2 ग्राफ बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिख दिया, ये रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या है कि रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन विदाउट यूज़ ऑफ कैटलिस्ट, ये रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट है। ये आपके पास H प्रोडक्ट है, ये आपके पास H रिएक्टेंट, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा इतनी है, EA, दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट रिएक्शन रेट, विदाउट कैटलिस्ट। और जब मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया इसी रिएक्शन के लिए, तो क्या हो गया, ये जो इसका जो पीक है, इसको जो हम्प है, इसको जो फ्लैट कर दिया इसने, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ देखो, इसमें ये ऐसे बन गया है ना। तो ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसकी क्या कर दी, लो। तो मतलब जो आपके पास जो रिएक्टेंट्स है, जो आपका कैटलिस्ट है, बेसिकली इट लोअर द क्या, जो ग्राफ है बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ, या बोलेंगे हम्प, इसको लोअर कर देता है। मतलब इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस रेट, मतलब उनकी जो है एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ को जो है वो फ्लैट कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो योर रिएक्शन रेट जो है फास्ट हो जाता है। समझ गए। तो ये इस तरह से हमारे पास चाहे फॉरवर्ड करके कर लीजिए, चाहे बैकवर्ड करके लिए, दोनों का ही ग्राफ। अब देखो जैसे इसका जो है वो मैं ये पहले वाले का जो है वो ये आपके पास EA फॉरवर्ड आ गया 1 लिख दिया मैंने, ये EA इस बैकवर्ड है, सॉरी, और ये फॉरवर्ड 1 है ना। तो इसमें देखो इसका एनर्जी ग्राफ, इलेक्ट्रिफिकेशन एनर्जी इतनी है, इसकी इतनी है, चाहे जितनी मर्जी ज़्यादा है ना। पर जब आपने ग्राफ यूज़ किया तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड है ना, ये वाली है ना, और बैकवर्ड, दोनों को इक्वली इसने इक्वल रेट से जो है वो इसको लो किया। तो इसीलिए जो है वो इसको जो है वो रिएक्शन रेट को जो है फॉरवर्ड की साइड भी और बैकवर्ड की साइड को, दोनों साइड को जो है वो क्या करता है, ये कम करता है। तो इस तरह से जो है आपके पास रिएक्शन रेट को कैसे फास्ट करता है, तो ये कैटलिस्ट का काम है, ठीक है। आगे आपके पास है बेटा इनहिबिटर। अब हम हमेशा जो है वो कैटलिस्ट को ऐसा सोचते हैं कि वो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को सिर्फ एनहांस ही करते हैं, बट कुछ ऐसे रिएक्शन कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो रिटार्ड करती हैं रिएक्शन रेट को, क्या करती हैं, रिटार्ड करती हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनहिबिटर। Those chemical substances which slow down which reduce the rate of reaction is known as a inhibitor. इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, पॉइजन्स भी बोलते हैं, एंड सो ऑन। अब सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट हैं, क्या होते हैं जो कैटलिस्ट रिएक्शन को, तो एक तो पहली बात कि जो कैटलिस्ट हैं वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, और ये नंबर ऑफ रिएक्शंस को जो है वो मतलब आपके लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में। दूसरी बात, जो कैटलिस्ट हैं वो रिएक्शन रेट को इनिशिएट नहीं करते हैं, सिर्फ रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, और ओनली दोज रिएक्शन विच आर स्पॉन्टेनियस। ऐसा नहीं कि जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है उसको ये एक्सेलरेट कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये अपने फिजिकल स्टेट्स को चेंज कर सकता है टेम्परेली, पर फिर बाद में ये रिकवर कर जाता है। मतलब फिजिकल स्टेट में अगर ये सॉलिड डाला तो हो सकता है एंड ऑफ द रिएक्शन में आपको ये मेल्ट मिले, मोल्टन स्टेट में मिले, बट होता ये पर रहेगा वही, मतलब इसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है चेंज नहीं होते हैं। और कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा ई, चेंज इन एंथैल्पी को चेंज नहीं करता है, बट इट चेंज द क्या, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है। और जो चेंज इन एंथैल्पी है दोनों में बराबर ही रहती है। आप इस ग्राफ से अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक हम चेंज इन एनर्जी करेंगे तो भी बराबर आएगी। मतलब आप EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड इज इक्वल टू, ये फर्स्ट के लिए तो दूसरे के लिए भी उतना ही, मतलब दोनों में डिफरेंस डेल्टा H जो है दोनों का बराबर आएगा दोनों ही केसेस में। तो मतलब एंथैल्पी चेंज को एनर्जी चेंज नहीं करता है, एनर्जी चेंज को चेंज नहीं करता है, एंथैल्पी चेंज को चेंज नहीं करता है, बट वो इंडिविजुअल एनर्जी को चेंज करता है, बट विद सेम रेट। मतलब जितनी इसने फॉरवर्ड के लिए चेंज की उतनी ही इसने बैकवर्ड के लिए भी लोअर की आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कुछ आपकी वैल्यूज़ हैं जो आपने करनी है। कैटलिस्ट इवन डज नॉट चेंज द फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन को भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस हैं आपके पास स्पीड अप करते हैं, और आपके पास इक्विलिब्रियम को कभी शिफ्ट नहीं करते। आपने +1 में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, पर इवन देन मैं थोड़ा सा इसमें रिवाइज कर दिया ये वाला। तो ये आपके पास बेटा केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे ख़त्म हुआ। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी वहाँ मेरे से ज़रूर पूछिए।